CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एम इकोनॉमिक्स MSc इकोनॉमिक्स के लिए, तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन रनिंग है। और जो है ये बैच आपके स्टडी कैपिटल के ऐप पे आप जो है डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं एट वेरी मिनिमम प्राइस। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज और आपको PYQs के एनालिसिस दिए जाएंगे और आपके जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये बैच आपके ऑलरेडी रनिंग है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, अगर हम बात करें स्टडी कैपिटल की तो और भी बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके MA के और भी बैचेस को और MSc के बैचेस को आप अवेल कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। आज हम जो है सिलेबस एनालिसिस बुक को जानेंगे, किस बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए फॉर CUET एम इकोनॉमिक्स, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके बेस्ट रहेंगी फॉर बेस्ट आपके प्लेसमेंट के लिए। सिलेबस को डीप डीप एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि कहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस फंसते हैं और किस पार्ट को आपको स्किप करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे, तो लास्ट तक देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर लीजिएगा हमारे कोर्स को। तो आज जो इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटजीज जो डिस्कस करने वाले हैं हम, पहले तो आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, फिर हम बुक्स की बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को जो है इस बार क्रैक कर पाओ और आपका एडमिशन यहाँ पर हो सके, चाहे आपके IGIDR है, चाहे आपके DSC, JNU, HCU, BHU कोई भी हो, हम सबकी बात यहाँ पर अच्छे से करेंगे। अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर हमारे ये टॉपर्स हैं इस साल के, जो है सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, आप मैसेजेस देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं हमारे बैच से, DSC, JNU, HCU, BHU, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और SAU के लिए भी सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो और भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये हेल्प करेगा, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस सेपरेट होता है, JMI का होता है। अगर हम बात करें आपके मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का होता है, तो जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये आपको पूरा वहाँ पर हेल्प करेगा। जो आप इस टॉपिक मतलब आप एक जो स्ट्रक्चर वे में जो सिलेबस चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, उसमें जो पढ़ाया जाएगा वो हेल्प करेगा आप सभी को। तो ये जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, न्यूमरस नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए। ठीक है, बहुत बड़ा बैच था हमारा और बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपके सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि एग्ज़ाम के पैटर्न की, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो सब इसके पहले जो पैटर्न था उसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 100 जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता था, यानी 400 नंबर का पेपर हुआ करता था। बट पिछले साल जो है आपका पैटर्न चेंज हो गया। अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपके अब इस बार जो है 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पेपर में, जो कि आपके इकोनॉमिक्स से सिर्फ होगा। जो आप यूजी में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उससे ही पूछा जाएगा, और कुछ कुछ पार्ट से आपको स्किप मतलब करना पड़ेगा, जैसे आप इकोनोमेट्रिक से एक दो ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन टोटल आपके इकोनॉमिक्स से होगा। जो CUET का जो सिलेबस है आप उसको पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करिएगा। आपको कोई अलग से करंट अफेयर ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, आप इकोनॉमिक्स में जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जैसे बजट। ठीक है, बजट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी आप कभी कभी आपको उससे रिलेटेड जो है डेटा दे देता है, तो इकोनॉमिक सर्वे भी आप जो है कवर कर लीजिएगा। तो ये जो है आपके पैटर्न है, 75 क्वेश्चन आपके सिर्फ इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा और 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पहले इसके पहले 2 घंटे जो है कैंडिडेट को दिए जाते थे 100 क्वेश्चन करने के लिए, बट अभी 2 घंटे नहीं है, 1 घंटे 45 मिनट, यानी 15 मिनट आपके रिड्यूस कर दिया गया है। 1 घंटे 45 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 75 क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपको बात याद रखनी है। और 4 मार्क्स एक क्वेश्चन पे आपके होते हैं, 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपके पास मैथमेटिक्स आपके 11th-12th में होना चाहिए। आप यूजी लेवल के मतलब यूजी में भी आप मतलब क्वांट को पढ़ के आए होंगे, तब आप जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का MSc और MA इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 145 सीट है आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। एज वी नो दैट कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपके बात करें प्लेसमेंट की, दैट इज़ बेस्ट है आपके। आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो वो भी सबसे अच्छा है आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को में, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको प्रेफर करते हैं।
तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे आप फाइनेंस एमए इन फाइनेंशियल जो है में करते हैं, तो उसमें भी आपके मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट मांगता है। तो आपको इंटर लेवल की मैथमेटिक्स यानी आपकी जो है 12th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कहती हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है, आप यूजी लेवल तक आप में जो जो मैथ्स पढ़ रखा है वो भी, उससे भी आपका काम चल जाएगा, जिसमें बीएचयू एक है, ठीक है, बीबीएयू है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप बी कॉम एंड अदर बैकग्राउंड से आते हैं तो आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपके पास, आपका यूजी होना चाहिए, ठीक है, आप यूजी होने चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, याद रखिएगा। आप कितने भी एज के होंगे आप दे सकते हैं। और कैंडिडेट जो अपीयर करेंगे बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री आपके होना चाहिए, तो आप इसमें एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे। और याद रखिएगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जब सीयूईटी पीजी का ब्रोशर आता है तो आप उसको स्टडी करेंगे थॉरली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यानी आप एमए प्रवेश जब करेंगे पीजी के लिए, तो उसके लिए मानदंड के लिए ये कहा जाता है कि कोई उम्र की सीमा नहीं है। बट आपका जो विद्यार्थी है वो स्नातक की डिग्री जो है पास होना चाहिए, जिससे कि वो विश्वविद्यालय में आपके जो है एडमिशन ले पाए। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जैसे आप एमए इकोनॉमिक्स की ही बात कर लें, तो यहाँ पर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, सेंट्रल है। अब हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलती है कि आप जो है सेंट्रल से सेंट्रल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट में भी ले सकते हैं, डीम्ड एंड प्राइवेट में भी ले सकते हैं। लगभग 200 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग होती हैं। बट डिफरेंट कोर्सेज में अलग अलग आपके पार्टिसिपेशन का जो है स्तर है, मतलब आपके अलग अलग जो है रेशियो है कि आपकी कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बुक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बुक को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, आपके पास कम टाइम भी रह गया, आपको अच्छे बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्रो के लिए मैं सबसे इजी आपके जो है रेफर करूँगी मैनक्यू की आप कर लीजिएगा, या फिर एच एल आहूजा, आप एच एल आहूजा कर लीजिएगा। और जैसे बीएचयू में आपके झिंगन चलता है तो झिंगन भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपके इजी पड़ेगा, बट आप एच एल आहूजा प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो के लिए, तो यहाँ पर थ्योरी एंड एप्लीकेशन बाय डोमिनिक सल्वाटोर कर लीजिएगा। बट यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी कि आप एच एल आहूजा कर लीजिएगा, दोनों के लिए आप एच एल आहूजा को ही रेफर करिएगा, ठीक है। ये दोनों आपके लिए काम आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दी हुई है और आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप जो है एल एन एंड आर जी डी एंड ए सी चांग कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, मैथमेटिक्स के लिए आप 11th-12th स्टैंडर्ड की जो आपके एस सी वर्मा की बुक है, ठीक है, नॉट एस सी वर्मा, जो है आपके 11th-12th में आपकी चलती थी, मुझे इस बुक का एक्चुअली नाम अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो वो भी बुक आप जो 11th-12th में आपने पढ़ी होगी, आर डी शर्मा मत करिएगा। उसके अलावा एक बुक है एस चंद की, सॉरी मुझे भी याद आया कि एस चंद की एक बुक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत डेप्थ में मत पढ़िएगा, बहुत डेप्थ में मत पढ़िएगा। आप जो है जो भी ऊपर ऊपर से दिया होगा अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा, कंसेप्ट पे जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल के लिए, आप डोमिनिक सल्वाटोर कर लीजिएगा, बहुत कम सिलेबस है, आपको इंटरनेशनल में टर्म्स ऑफ ट्रेड ये सब भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक्स के लिए अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो आप एस पी गुप्ता कर लीजिएगा, 11th-12th की आप 11th-12th का भी सॉल्व कर सकते हैं, जो स्टैट्स की बुक है। इकोनोमेट्रिक्स बहुत कम पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, तो आप इसको देखिए, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इकोनोमेट्रिक्स, बट आपको करके जाना है। तो आप यूजी लेवल में जो भी पढ़ते, जैसे जो है डीएन गुजराती पढ़ रहे हो, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे आपके रमेश सिंह की, ठीक है, रमेश सिंह जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए कर लीजिएगा। और ये बुक आपके लिए इजी पड़ेगी। और आपको पता है आपके यूजी लेवल में अगर हम बात करें मिश्रा एंड पुरी और दत्त एंड सुंदरम भी चलती है, बट दत्त एंड सुंदरम इज़ नॉट गुड, है ना, आप उतना कर नहीं पाएंगे उसको, है ना। तो ये इशू आपको आएगा, तो आप कोशिश करिएगा कि ये 2 बुक्स जो है आप कर लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये आप हिंदी में भी मतलब आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, तो एच एल आहूजा, ठीक है, दोनों के लिए,
चाहे आपके सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे आपकी हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए डोमिनिक सल्वाटोर ही करिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिए गणितीय विश्लेषण अगर हम बात करें तो चांकी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सांख्यिकी के लिए एसपी गुप्ता, ठीक है, ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। और डीएन गुजराती आप बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के लिए कर लीजिएगा, और रमेश सिंह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कर लीजिएगा। संजीव वर्मा की अगर बुक आपकी अवेलेबल है तो ये बुक आप जो है कर लीजिएगा आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें ऑनलाइन कोर्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और सिलेक्शन की बात करें तो आपके डीएससी तो है ही पार्टिसिपेटिंग, जेएनयू भी है, एचसीयू भी है, आईएफटी है, गोखले है, ठीक है, बट ये आपको सेपरेट है, ठीक है। इसका आपको एंट्रेंस मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का सेपरेट एंट्रेंस होता है। बट गोखले की बात करें तो ये पार्टिसिपेटिंग है। आईएफटी का भी एंट्रेंस आपके सेपरेट होता है, एसईयू का सेपरेट होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग है, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जेएनयू, ठीक है, एचसीयू, बीबीएयू, ठीक है, बीबीएयू, बीएचयू, ठीक है, ये सब आपके पार्टिसिपेटिंग है। ये आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके लिए आप जो है प्रेफरेंस जब बनाइएगा इन यूनिवर्सिटीज़ को अपने प्रेफरेंस में जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से आती है। अब इसमें आपको कंज्यूमर थ्योरी में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपके डिमांड एनालिसिस, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लीजिएगा, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवल प्रेफरेंस, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। प्रोड्यूसर जो है थ्योरी की बात करें तो प्रोड्यूसर थ्योरी में आप जो है प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें रिटर्न टू फैक्टर एंड जो है रिटर्न टू स्केल, ये सारे कंसेप्ट को कर लीजिए, कॉस्ट। और अब अगर हम बात करें रेवेन्यू एनालिसिस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन सब से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड जो है आपकी थ्योरी से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन है वो भी आप करते हुए चलेंगे, ठीक है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आपके सबसे ज़्यादा ओलिगोपोली से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसके जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे आपके चैम्बरलिन का है, चाहे आपके कुरनॉट का है, ठीक है, स्टैकलबर्ग का, जितने भी मॉडल्स हैं आप उतने मॉडल्स को अच्छे से कर लीजिएगा। जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर एंड इफिशिएंसी से अगर हम बात करें तो इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड थ्योरी भी आपके आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके झिंगन में भी आपका कंसेप्ट मिल जाएगा, और एचएल आहूजा के जो है बुक में भी आपके कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है चाहे आपकी इक्विलिब्रियम एंड इफिशिएंसी अंडर प्योर एक्सचेंज रेट है, एंड प्रोडक्शन एंड ओवरऑल इफिशिएंसी इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स कर लीजिएगा। एक्सटर्नलिटी आपको यहाँ पर वेलफेयर में भी करना है और आपके पब्लिक में भी करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंदी में, आप देख लीजिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता सिद्धांत, उसका व्यवहार, मांग, उपयोगिता, उदासीन वक्र क्या है, प्रकट वरीयता क्या होती है, सिद्धांत क्या है, उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर उत्पादन सिद्धांत जो है, उत्पादन फलन देख लीजिएगा, परिवर्तनीय अनुपात का नियम क्या है, स्केल लागत फलन क्या है, ठीक है, और उसके प्रकार। ये अवधारणा से मैंने बता दिया आपको 4 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इतनी जितनी भी चीजें इसमें हैं। और मैंने बाजार और मूल्य उत्पादन निर्धारण के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि आपको अगर हम बात करें इसमें ओलिगोपोली के जितने भी मॉडल हैं, ठीक है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो ओलिगोपोली का मॉडल है, ठीक है, आपको यानी अल्पाधिकार मॉडल जितने भी हैं आपको उसको करके चलना है, ठीक है। ये आपके पूछ देता है। और मैंने इसके बताया शुद्ध विनिमयन और उत्पादन के तहत संतुलन और दक्षता, समग्र दक्षता, कल्याण और अर्थशास्त्र, ये आपको करके चलना है। और वाह्यता आपको पब्लिक में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये आपको पूरा थॉरली करना है। इसमें चाहे आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो चाहे न्यूमेरिकल, ये हम क्लास के दौरान भी आपको करवाते चल रहे हैं, और हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको क्लास में करवा रहे हैं। तो ज़रूर बैच ज्वाइन करिएगा, एक बार ज़रूर बैच को लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 साल से हमारा बैच चल रहा है, ये 5वां साल है हमारा, ठीक है। और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आप नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, इस पर थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड एक्सेप्शंस को ज़रूर कर लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे थ्योरेटिकल, कंसेप्ट को करते हुए एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड क्या है, ठीक है, क्लासिकल एंड किंशियन में डिफरेंस, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट, मैं एक और चीज आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को करके चलना है, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट, ये सारी चीजें आपको करके चलनी है क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछ रहा है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बन जा रहा है, जितने भी आपके स्कूल्स आए, चाहे क्लासिकल, चाहे मोनेटरिस्ट हो गए, चाहे किंसियन है, चाहे पोस्ट किंशियन आए, ठीक है, ये सारे स्कूल को भी करके चलना है। यहाँ से भी आपका दो क्वेश्चन बन जाता है। मनी इन्फ्लेशन बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप कर लेंगे, इसमें नेहरू कर लीजिएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और जैसे गैलोपिंग हो गया, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, ये भी आप करते हुए चलिएगा। और इन्फ्लेशन और जो है एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे कंसेप्ट को आप करते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इट्स अ इजी कंसेप्ट, 11th में भी आपने पढ़ा होगा अगर आपके कॉमर्स रहा होगा उसमें, तो ये बहुत इजी आप पढ़ लीजिएगा, रोल क्या है रिजर्व बैंक का, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिलिप्स कर्व से पूछता है और क्वांटिटेटिव थ्योरी से पूछता है। अगर आप इसको भी बहुत इजीली कर लोगे, बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही देखने के लिए मिल जाएगा, फिलिप्स कर्व से, चाहे शॉर्ट रन का पढ़ रहे हो चाहे लॉन्ग रन का, इसको कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, उसमें आप जो है जितने भी रॉबर्टसन की थ्योरी है, चाहे आपके पिगू का है, ठीक है, वो सारी थ्योरीज को आप करते करते हुए चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स रोल, वेरी इजी, आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ से भी आपके मैक्रो की बात करें तो 10 क्वेश्चन, तो आपके 10+ क्वेश्चन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र से आपके आ जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें राष्ट्रीय आय लेखन, आय और आउटपुट निर्धारण, समग्र मांग क्या होती है, समग्र आपूर्ति क्या है, ठीक है, प्रभावी मांग सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय और कि किंशियन सिद्धांत, मैंने सिद्धांत को बताया कि सारे सिद्धांतों को आपको करके चलना है, ठीक है। पैसा और मुद्रास्फीति, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। धन की मांग और आपूर्ति, ठीक है, धन के गुणांक क्या होते हैं, यहाँ से भी आपके मतलब आप जी सिर्फ यहाँ तक करिएगा, है ना, आप इसको थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, बट अगर आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा कि धन की मात्रात्मक जो सिद्धांत था और फिलिप्स का वक्र, चाहे शॉर्ट रन के लिए हो चाहे लॉन्ग रन के लिए, आप इन दोनों को भी अच्छे से कर लीजिएगा। भारत की मौद्रिक और राजकोषीय नीति और इसकी भूमिका क्या है, ये इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो धन की मात्रात्मक सिद्धांत और आपके फिलिप्स वक्र पे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, तो इससे भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। किन्स का है जिसमें आपको एपीसी, एमपीसी, ठीक है, उनके बीच का रिलेशनशिप और मल्टीप्लायर, एसिलरेटर, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये भी इसके जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट टैक्स हो गया, ठीक है, तो जितने भी मल्टीप्लायर आप उसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है बट पूछता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो जैसे होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें भी आप कर लीजिएगा। ये आपके अगर हम बात करें एनटीए का फेवरेट है ना, एनटीए का ये फेवरेट है, ठीक है। जो तीनों हाइपोथेसिस है, अक्सर पूछ देता है कि हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया गया, बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो आप जो है क्रोनोलॉजी भी कर लीजिएगा कि कौन से वर्ष में कौन सी थ्योरी दी गई है। परमानेंट रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस हो गया, कितने जो आपके बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट के आपके डिटर्मिनेंट से उसको कर लीजिएगा, जैसे आपके रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल एज वेल एज आपके थ्योरेटिकल भी कंसेप्ट आपके पूछा जाता है, जैसे मैंने टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ रहा है, तो आप इसको भी करते हुए चलेंगे, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओपन इकोनॉमी मॉडल की बात करें तो यहाँ पर मुल्डेनल फ्लेमिंग, आप इसको थोड़ा, ये थोड़ा सा आपके यूजी लेवल पे आईएसएलएम पढ़ाया जाता है बट बीपी नहीं पढ़ाया जाता है, आपको पीजी में पढ़ना पड़ता है, बट आपको करना पड़ेगा, अगर आपके यूजी में पढ़ाया गया दैट इज़ वेरी गुड, फिर भी आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे जितने भी आधारित जो है बेसिक कंसेप्ट से आप चलिएगा, जिससे आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इस पे अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दे देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एक्सचेंज रेट के डिटरमिनेंट्स कौन है, परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी जितनी भी है वो कर लीजिएगा,
ठीक है। और एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे आपके डिमांड फॉर मनी, मतलब आपके डोमेस्टिक में फॉरेन एक्सचेंज की कैसे डिमांड होती है और फॉरेन में कैसे डिमांड होती है डोमेस्टिक करेंसी की, उसके आधार पे कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, उसकी भी थ्योरी को आप अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ मॉडल है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एनटीए के द्वारा ग्रोथ मॉडल है। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न बनता है, ठीक है, चाहे आपके सोलो का रेजिडुअल है, चाहे आप हेरोडोमर का ग्रोथ मॉडल, वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट, ये सारे ग्रोथ रेट्स को आप करेंगे। इस पे बेसिकली जो आपके न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, जैसे आपके फॉर्मूला जो डिराइव आउट होता है, उस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके कंसेप्ट आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आप उसके अलावा भी जैसे इसके अंदर ग्रोथ के अंदर और भी मॉडल्स हैं। आप कोशिश करिएगा कि अगर यूजी में आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे तो उन मॉडल्स को भी आप करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन पाए। ग्रोथ मॉडल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 से 4 क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, जिसमें कि आपकी घुमा फिरा के आपको पूछेगा ही पूछेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल, क्योंकि इस साल जो पेपर का नेचर था वो बहुत ज़्यादा आपके थ्योरेटिकल था। तो एज यू नो दैट कि इस बार जो पेपर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल होने वाला है, तो आपको मैथ के पार्ट को स्किप नहीं करते हुए चलना। एज यू नो दैट कि एनटीए जो एक साल पेपर थ्योरी पूछ रहा है तो एक साल मैथ्स का पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके अगर हम बात करें उपभोग और निवेश कार्य, ठीक है, स्थायी और सापेक्ष जीवन चक्र परिकल्पना, व्यवसाय के लिए निश्चित निवेश की निर्धारक कौन कौन से हैं, आवासीय निवेश, इन्वेंट्री निवेश, गुणक और त्वरक, ये जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। गुणक और त्वरक तो फिजिक्स में भी आता है, बट आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करना है, ठीक है। खुली हुई अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है मुंडल एंड फ्लेमिंग का, ये आपको अच्छे से करके हुए चलना है। भुगतान और संतुलन क्या है, और अगर हम बात करें विनिमय दर और क्रय शक्ति समानता, ठीक है, ये सारे आपको करके हुए चलना है। मैंने ऑलरेडी इस पे बता दिया कि आपको कितने जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से मैंने बताया आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप थॉरली कर लीजिएगा। स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स मैंने बताया कि एसपी गुप्ता सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप जो है वीके ओरी भी आप सॉल्व कर सकते हैं 11th-12th की, तो वो भी आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लैरिटी में लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड में हम अगर देखें तो मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, ईजी है। डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोरिलेशन कैसे निकलता है, और सिंपल रिलियर जो है अगर हम बात करें, सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग, ये बहुत अच्छे से करवाया जाता है बाई ईशान सर, तो आप जो है इसको भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप जो है थॉरली कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाए करिएगा। थ्योरी का भी पोर्शन अच्छे से करिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। और एसपी गुप्ता सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके अंतर्गत माध्य, बहुलक, माध्यिका, विचरण और तिरछापन, चतुर्थक विचरण और औसत विचलन, ठीक है, और मानक विचलन जो है इसके अंतर्गत पूछा जाता है। सहसंबंध और सरल प्रतिगम मॉडल जो है भव्यता और विवरण वितरण का नमूनाकरण, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये इस पे कोशिश करिएगा कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर आपको लास्ट में मैं एक इजी मंत्रा बताऊंगी जिससे कि आप अपने पेपर को अच्छे से क्रैक कर पाओ, ठीक। तो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो आपको सेट एंड वेक्टर करना है। देखिए इस बार कम मैथ्स पूछा हुआ है, बट इस बार चांस अच्छा है कि मैथ्स आपको ज़्यादा पूछ सकता है, तो इसी चांस सॉल्व कर सकते हैं। सेट वेक्टर हो गया, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल वेरिएबल, ठीक है, रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एशचंद की 11th-12th की बुक दैट इज सफिशिएंट, आप आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सर यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आपके एनआईटी से जो है पढ़े हुए हैं, और आपके गेट को 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, एज वेल एज आपके मद्रास के लिए जो है आईटी मद्रास के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको वो स्टैट्स और मैथ का पार्ट कवर करवाते हैं। तो बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा आगे के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो यह सेट वेक्टर है, ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा। कार्यों का एकीकरण, अंतर समीकरण, निर्धारक मैट्रिक्स, ठीक है, रेखीय प्रोग्रामिंग, संभावना और विभेदन समीकरण, ठीक है, ये हिंदी में है, आप इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पर भी अगर इस बार पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, यानी 22-23 क्वेश्चन टोटल आपके इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स और मैथ से पूछ सकता है,
ठीक है। अब सबसे ज्यादा मतलब जो लोग फंसते हैं वो इंडियन इकोनॉमी में फंसते हैं। जब सब तैयारी कर लेंगे तो सबसे ज्यादा फंसेगा इंडियन इकोनॉमी। आपको रमेश सिंह करनी है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में एक ही आपके पास सोल्यूशन है कि आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पे जो है कॉन्सेप्ट वो पूरे रिवाइज कर लीजिए, और जितने ज़्यादा ज़्यादा आपके एमसीक्यूज है आप उसको कर लीजिए। तो इसमें अगर हम बात करें, कॉलोनियल इरा के टाइम को आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके जितने ट्रेंड्स रहे, ठीक है, आपके जो प्री ब्रिटिश एरा के पीरियड में जितने भी आपके नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया गया, ठीक है, कौन से मेथड्स को यूज़ किया गया, वो सारे स्टेट आप पढ़ेंगे। पॉपुलेशन कैसा रहा, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहा, कैसे आपके लोग जो है एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके सर्विस सेक्टर में आए, ठीक है। प्री ब्रिटिश एरा का भी पढ़ना है आपको, पोस्ट ब्रिटिश एरा को भी आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर एंड एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर को पढ़ना है, लैंड रिलेशन को पढ़ना है, जिसमें आपके जितने रिफॉर्म्स हो रहे हैं आप एग्रीकल्चर प्री ब्रिटिश एरा और पोस्ट ब्रिटिश एरा को आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर मार्केट को पढ़ना है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पिछली बार आपके पूछ दिया था, पिछले की पिछली बार, तो आपको ये भी करके चलना है। जैसे आपके नाबार्ड हो गया, आरआरबीज हो गए, ठीक है, कब आपके बस बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ये सब भी आपको करके चलना है, ठीक है। कब आपके इंडस्ट्रीज का जो है, कब कब दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब इंडस्ट्रीज कब आपके जो है स्टैब्लिश हुई, इसके बारे में भी आपको अच्छे से करते हुए चलना है, ठीक है। ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, फेमाइन, जो आपके डिफरेंट बंगाल फेमाइन, डिफरेंट जो फेमाइंस आए हैं, आपको उसको करके चलना है। रेलवेज का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे रेलवे ने आपकी इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट किया, वो उसको भी आपको डिटेल आउट करना है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे आपके ब्रिटिश के आने के बाद आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे आपकी कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरीके से नष्ट हो गई, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्री ब्रिटिश एरा के टाइम का, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, कैसे 1906 के बाद हम देखते हैं कि आपके एंटरप्रेन्योर्स आपके जो है बढ़ने लगते हैं, एक तरीके से आपके मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी आपको करके चलना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आपके इंटर वॉर पीरियड में देखा जाएगा तो प्री ब्रिटिश इरा के टाइम का जो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसको भी आपके करके चलना है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल जो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसमें आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसको भी आपको करके चलना है, और लेबर रिलेशन कैसा रहा प्री ब्रिटिश इरा में उसको भी आपके करना है, ठीक है। और जो भी पढ़ना है यहाँ पर आपके इंपेरियल कॉन्टेक्स्ट में आपकी कॉलोनियल इरा के टाइम का यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। मैंने बुक बता दी है, आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप दत्तन सुंदरम, मिश्रायन पुरी भी आप कर सकते हैं, और रमेश सिंह भी आप कर लीजिएगा। ऐसे ही आप हिंदी में देख लीजिए, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ठीक है। राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, कैसी जनसंख्या का कैसे आपके डेमोग्राफी पढ़ लीजिएगा, डेमोग्राफी से इस बार एक क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इस बार का जो 2011 का जो सेंसस हुआ था वो आपको स्टडी करना है। कब आपके जो है हमारा पॉपुलेशन बहुत धीरे ग्रोथ करने लगा, ये सब पढ़ के चलना है। कृषि कैसे डेवलप हुई, जितने भी रिफॉर्म्स हुए एग्रीकल्चर में उसको पढ़ के चलना है। प्री ब्रिटिश एरा में क्या था और अभी क्या है उसकी व्यवस्था को आपको पढ़ के चलना है। वाणिज्य कैसा था, प्रौद्योगिकी कैसी थी, और प्रदर्शन और उत्पादकता कैसी थी, ठीक है। और रेलवे की बात करें तो रेलवे ने कैसे आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया उसको देखते हुए चलना है। और आपके औद्योगिकीकरण पे कैसे औद्योगिकीकरण कम हुआ उसको भी देखते हुए चलना है, ठीक है। और श्रमिक संबंध ये सब देख लीजिएगा। और जो है जो अर्थव्यवस्था का आपको स्टडी करना है वो प्री ब्रिटिश एरा के टाइम का, यानी ब्रिटिश के पहले का, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम का। और आपको पोस्ट जब हम आज़ाद हो गए उस टाइम का आपको पढ़ के चलना है। आप मुगल काल में मत चले जाइएगा, बट आप जो ब्रिटिश का टाइम है 1600 के बाद, आप कह सकते हैं 1858 के बाद वाला, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, या फिर उसके बिफोर उसके पहले का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें आपके इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसकी है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल, फ्लोज एंड कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है, चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा क्या थी, इसको भी आपको स्टडी करना है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई है आप उसको इंपॉर्टेंट है ये स्टडी कर लीजिएगा। आपके इंडियन इकोनॉमी से 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आपको जितने भी चीज़ें दी हुई उस पर कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करना है, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत आसान है, जैसे आपके पब्लिक गुड प्राइवेट गुड क्या होता है इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। एक्सटर्नलिटीज क्या है, बजट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये भी आपके एनटीए का फेवरेट है ना। इस पे बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता है, थ्योरी भी पूछ देता है, तो आपको इसको भी करके चलना है। पब्लिक डेप्ट क्या होता है, डिफरेंट डेप्ट टाइप्स ऑफ डेप्ट पढ़ के चलना है, और कैसे डेप्ट का रिडम्पशन करते हैं उसको भी करके चलना है।
फिजिकल फेडरलिज्म के तहत जितने भी आर्टिकल्स है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर इसमें हमें डेड वेट लॉस करना है, इस पर न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, पूछता है आपके डेड वेट लॉस डिस्टॉर्शन में। इफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसिडरेशन, टैक्स इंसिडेंस क्या है और ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या है, इस पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके आता है। तो ये जब थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको न्यूमेरिकल को भी आपके करके चलना है। इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो जितने भी ट्रेड की थ्योरी है आपके एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ठीक है, न्यू ट्रेड थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज है आप इंटरनेशनल ट्रेड में कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है अगर हम बात करें सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में जितने भी सार्वजनिक और निजी सामान क्या होते हैं, वाह्यता क्या होती है, घाटा क्या होती है, सार्वजनिक ऋण क्या है, भारतीय राजकोषीय संघवाद क्या है, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स करके जाना है। कराधान क्या होता है, और अगर हम बात करें कि कराधान को कैसे हम मतलब आपके जो आपके कर हम जो हम कर देते हैं उसको कैसे हम रिडम्पशन करते हैं उसको भी देखना है, और इष्टतम कराधान क्या होता है उसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्सर ओलिन, ठीक है, और नए जो बजट के सिद्धांत जो आपके नए इंटरनेशनल जो थ्योरीज आई हैं आप उसको करके जाइएगा। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। अब आप इसको करके चलिएगा। ट्रिक क्या है इसको, आप अगर हम बात करें ट्रिक की तो आप जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर है आप उसको सॉल्व करिए। आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उस पर कम से कम 10 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, जिससे कि आपका ये पेपर क्रैक हो पाए। कोशिश करिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, चाहे बीएचयू का हो, चाहे एससीयू का, चाहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे जेएनयू, दीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और डेली रूटीन बनाइए कि 4 से 5 घंटे आप दीजिए। आप सिलेबस को सिस्टमेटिक कवर करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि आपका जो है ये एग्ज़ाम क्रैक हो पाए, कम दिनों में आप ज़्यादा पढ़ पाओ। ठीक है, और जब रिवीजन आप ज़्यादा करोगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल पाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे बैच में आप सभी को सिस्टमेटिक ही पढ़ाया जाता है और शॉर्ट नोट्स भी बनवाए जाते हैं, तो बहुत क्रिस्प में पढ़ाया जाता है और बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी चीज़ें मैंने आपको मार्क की इंपॉर्टेंट है आप उसको कर लीजिएगा। रही बात इकोनोमेट्रिक्स की, तो इकोनोमेट्रिक्स में आपके आप जो भी यूजी में पढ़ रहे हो, चाहे आपकी मल्टी कोलिनियरिटी है, ऑटो कोरिलेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, कुछ आपके टेस्ट होते हैं आप उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं बट आपको पूछ रहा है, तो आपको इकोनोमेट्रिक्स भी करके जाना है। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के जानी है, कम चीज़ें नहीं पढ़ के जानी है। ठीक है, यूजीसी नेट का अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप उसको अगर करते हुए चलेंगे तो आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सुझाव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर प्रिपरेशन करिएगा, और जुड़े रहेगा चैनल पर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।